नमस्कार, मैं हूँ हरन नेगी और आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। हम लोग खड़े हैं अभी सिली के पास में, यहीं बगल में एनएच का ऑफिस है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो रास्ता है पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। अब एक साइकोलॉजिकल कहें हम इसे कि ऐसी क्या आपदाएँ आ रही हैं जो उत्तराखंड में कि पूरी की पूरी सड़कें टूट रही हैं और भू धसाव लगातार हो रहा है। आप ऊपर से देख सकते हैं कि वहाँ से पत्थर पहाड़ी टूटी है और नीचे वाला जो सड़क मार्ग था वो पूरी तरह से टूट चुका है। और यहाँ पे उस मार्ग को टूटने के बाद ये जो बिजली के खंभे थे और जो रेलिंग थी पैराफिट थे, ये तमाम सब खत्म हो चुके हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है किस प्रकार से जीर्ण बना हुआ है। और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से भगवान केदारनाथ की यात्रा होती है और लगातार यात्री इस रास्ते से वे गुजरते हैं। तो इतना बड़े बड़े हादसे अभी आपने देखा होगा कि केदारनाथ की और जो केदारनाथ में जब आपदाएँ आती हैं और गौरीकुंड में अभी आपदा आई थी, रास्ते में तरसाली के पास भी आपदा आई थी, तो लगभग कम से कम 30 से 35 लोगों की जानें इसमें ऐसी स्थिति में चली गई है। लगातार जो मौसम है अपना मौसम दिखा ही रहा है। आप कल रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके कारण भी नदियों का जलस्तर है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में यात्रा और जिस तरह से आपने हिमाचल में देखा होगा कि कुदरत का कहर किस तरह से कहर बरपा रहा है, उसी तरह ठीक उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर बढ़ता जा रहा है। इस काम को शुरू किया जाता है तो आधा अधूरे में छोड़ करके थोड़ा यहाँ किया थोड़ा वहाँ किया, उसका पूरा ट्रीटमेंट एक किनारे से अगर उसका वो काम शुरू हो रहा है तो जब समाप्त हो जाए ट्रीटमेंट सही, उसके रिटर्निंग वाल वगैरह उस पर सीमेंटेशन का स्प्रे वगैरह करके जब हो जाए तो उसके बाद खतरा कम हो जाता है। वो जो बाहर की जो हल्की चट्टानें होती हैं वो उस पर चिपक जाती हैं, फिर स्लाइडिंग का कम हो जाता है रूप से। ये जो बाह्य कारक हैं, जो मानव जनित जो कारक हैं, लगभग 50% से लेकर के जाते 100% तक ये स्थिति उत्पन्न करते हैं लैंडस्लाइड की। आज की डेट में जो ये टनल बन रही हैं, भले ही पहले की तरह उसमें ब्लास्ट नहीं हो रहा है, उसमें बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन उन ड्रिल मशीनों के पावर से जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण जो अपर लेयर है उसकी चट्टानें ढीली होती हैं। और इसका एक उदाहरण है, पिछले बार समर सेशन में जब बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, उस समय भी यहाँ श्रीनगर सिरोबगढ़ वाला पोर्शन वो स्लाइडिंग होने लग गया था, जबकि विगत 4-5 वर्षों से वो स्थिर हो रखा था, नहीं हो रहा था उसको। और वो बिना बारिश के ही पिछली बार उसके ऊपर से जो है छोटे छोटे पेबल्स वगैरह सॉइल वगैरह नीचे झड़ने लग गई थी। उसका कारण था उस समय जस्ट उसके नीचे वो मशीन काम कर रही थी। और उसके बाद चमधार में भी ऐसे ही हुआ, पिछली बार बहुत बड़ा लैंड स्लाइडिंग हो गया था। तो निश्चित रूप से उस समय जब वो स्लाइडिंग हुई उस समय उसके नीचे वो मशीनें काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ही ये जो हमारे जो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हम निर्माण कर रहे हैं, वो लैंडस्लाइड के लिए ये प्राकृतिक जो भी आपदा है, मानव जनित आपदा है, हमको बोलेंगे ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानव जनित है। यदि मनुष्य इस प्रकार से अनाधिकृत तरीके से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह ना करे, या अगर कंस्ट्रक्शन करता है तो उसकी पहले जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करके कहाँ पर ये चीज़ उचित है, ये होनी चाहिए, तब रुक सकता है। और दूसरा, गवर्नमेंट भी अगर इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पे एनएच का काम, देखो जो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है ये प्रतिवर्ष बदलती रहती है। ज़्यादा बारिश होने का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी होता है, एक साथ दो डिस्टर्बेंस जब उठते हैं तो बारिश ज़्यादा होती है। और जो ये लैंडस्लाइडिंग है, लैंडस्लाइडिंग का कारण ये जो लैंडस्लाइडिंग है मानव जनित ज़्यादा है। कहीं पर यदि थोड़ा सा कोई काम कर दिया जाए, कोई चाल खाल ही बना दी जाए, वो तुरंत उसी समय अपना असर नहीं दिखाता। आने वाले 4-5 साल 10 साल में धीरे धीरे, क्योंकि उसका रिचार्जिंग, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होता है,
धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जो है ये रिचार्ज होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो पूरा जो ऊपर का मड होता है वो स्लाइड के रूप में नीचे आ जाता है। वहाँ भी देखा ना केदारनाथ में, वहाँ भले ही जब पता है इनको कि हर 6 महीने बाद वहाँ बर्फ़ पड़ती है और नुकसान होता है, लोहे की चीज़ हो चाहे लकड़ी, और वहाँ हो रहा है कंस्ट्रक्शन, JCB चल रही, वहाँ बड़े बड़े पोखलैंड चल रहे हैं, सब चीज़ चल रही है, ब्लास्टिंग हो रही है ऐसी ऐसी, वहाँ भी बहुत नुकसानदायक है। 2013 की आपदा में भी चलो अभी पिछले महीने जो भारी बारिश, अभी लगातार जो बारिश चल रही है पिछले महीने से, उससे NH को काफ़ी जगह नुकसान हुआ है। और अपना ये जो केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है ये भी कई जगह क्षतिग्रस्त हुआ है। तो हमने NH के अधिकारियों से भी बात करी है कि वो जल्द से जल्द इसको खुलवाने का प्रयास करें, क्योंकि सेकंड फेज़ अब यात्रा का शुरू होने वाला है और यात्री केदारनाथ आने की इच्छा में है। और निश्चित रूप से जो यात्रा अब आगे बढ़ने वाली है वो जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे NH पर डिपेंड रहेगी कि NH खुला रहेगा तो यात्रा अच्छी चलेगी। मेरा जो है सरकार से भी निवेदन है और जो NH के अधिकारियों से भी निवेदन है कि वो तुरंत इस पर कार्रवाई करें और जिससे हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल पड़े। नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त मुनि में हैं और हम आज एक विषय पे आए हैं। हमारे साथ ज्योग्राफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं यहाँ पे। मैं सवाल जो हमारा है, जिस प्रकार से लगातार पहाड़ों में बरसात का सीजन है और लगातार बरसात आ रही है और जिस तरह से पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, लोगों का कहना है, मानना है कि इस तरह की लैंडस्लाइड हमने पहली बार देखी है। लगातार पिछले 2013 से जो जिस प्रकार से आपदाएं आई, उस आपदा में भी आपने देखा होगा कि केदारनाथ से लेकर और हरिद्वार तक जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और कम से कम जिस तरह से पुल टूटे, रास्ते टूटे और पैदल रास्ते टूटे, सड़कें टूटी, उसी का उदाहरण आजकल इन दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह से गौरीकुंड में एक हादसा हुआ, फिर उसके बाद फाटा में हादसा हुआ, उसके बाद लगातार होता ही जा रहा है। और इस की बात हम तो कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे पहाड़ों में ऋषिकेश कंट्रायर रेलवे लाइन का काम भी चल रहा है। 126 किलोमीटर लंबी टनल बना रेलवे का काम चल रहा है। फिर वही ऑल वेदर का काम भी चल रहा है। दूसरी सड़क मार्गों का भी निर्माण काम चल रहा है। तो हम इसे मानव जनित या आपदा कहें या मेडमैन आपदा कहें या स्वयं की आपदा कहें या प्राकृतिक आपदा कहें, स्वयं हमारे साथ गार्गी जी हैं, LD गार्गी जी। उन्हीं से पूछते हैं कि साहब क्या ये प्रकृति में दबाव की बात तो नहीं हो रही कहीं? जी नमस्कार। मैं जहाँ तक ये 2013 के बाद या वर्तमान समय में जो आपदा ज़्यादा आ रही है, जो मेरा मानना है ये कुछ हद तक तो मानव जनित है। और जो छोटे मोटे आपदाएं हैं, जैसे अभी गौरीकुंड में एक हादसा हुआ या गौरीकुंड से इधर फाटा में भी एक हादसा हुआ, ये मनुष्यों के द्वारा, मानव द्वारा अति छेड़खानी और अतिक्रमण, ऐसे स्थानों पे आप लोग जो है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, ऐसे स्थानों पे आप लोग आकर के जो है ज़्यादा पैसे के चक्कर में कि हम अपने पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे हट बनाए, ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पर लैंडस्केप किस प्रकार का है और जहाँ मर्जी वहाँ खोके खोल दे रहे हैं। तो ये छोटी मोटी आपदाएं तो हमेशा से ही ये सतत प्रक्रिया है नेचर की, जिसको आज मानव रूप में हम आपदा कह रहे हैं। एक्चुअली हमारी ज्योग्राफी की भाषा में ये आपदा नहीं है, ये डेवलपमेंट है।
ये नेचर का, प्रकृति का विकास होता है कि आज लैंडस्केप इस प्रकार से है, कल वो दूसरे प्रकार से हो जाता है, बाह्य कारक उस पर कार्य करते रहते हैं। हाँ, कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि इसी समय जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो गया था, इधर से हमारे मानसून भी आ गए थे। एक ही स्थान पे जब उनका संघनन हुआ तो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के, हिमाचल से लेकर के और उत्तराखंड से लेकर के बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उसका प्रकोप जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक भी देखने को मिला। ये सारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हमारे मानसून के कारण ऐसी कंडीशन है। रही बात अनियोजित विकास, अब रही बात कि यहाँ पर पहाड़ों पे जो ये स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग तो सामान्यतः हमेशा ही होती है, लेकिन कुछ मानव जनित भी होती हैं। हमारे जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो अपर लेयर है हमारी लैंडस्केप की, उसमें अगर कहीं पर भी थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया और उस कंस्ट्रक्शन के कारण कुछ ऐसी चीज़ उत्पन्न हो गई कि धीरे धीरे उसमें पानी आकर के धीरे रिचार्ज हुआ। ये 1 और 2 साल की प्रक्रिया नहीं होती है, कम से कम 10, 15, 20, 50 साल लग जाते हैं कि आज 40 साल पहले कहीं पर कोई इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, इस प्रकार का कोई कार्य हो कि वहाँ पर धीरे धीरे, चूँकि अपर लेयर ढीली जो सॉइल है वो ढीली हो गई और वहाँ पर धीरे धीरे पानी रिचार्ज होता गया। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि हमारे इधर बहुत स्लोप है, बहुत ढालू ज़मीन होती है, तो ऊपर से अगर पानी आएगा, कुछ पानी मिट्टी के साथ घुलेगा, वो मिट्टी ढीली होती है, जो हल्की चट्टानें होती है, तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा वो, तो अब उसके नीचे जो भी होगा उसका नुकसान होगा। तो ये लैंडस्लाइडिंग इस प्रकार से हो रही है। और दूसरा जो आजकल बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हो रहे हैं, अनियंत्रित तरीके से इनको किया जा रहा है, जैसे टनल बन रही है, रेलवे की टनल बन रही है, उसका वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन के कारण भी बहुत कारण है। उस वाइब्रेशन के कारण जो है, जो हमारे अपर लेयर है उसकी चट्टानें, उसकी मिट्टी ढीली हो गई। और बरसात के टाइम पे जब बारिश आएगी तो जब ढीली हो गई तो उसका एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होगा पानी का, जब पानी उसमें ज़्यादा मिलेगा तो उसका लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो अब वहाँ पर कई बार जो है टेक्टोनिक फीचर्स पहले से विद्यमान रहते हैं, परिवर्तनीय क्रियाओं के द्वारा वहाँ का रप्चरिंग थ्रस्टेड जोन होता है, वो पहले से ढीला हो रखा है, और उसके नीचे अगर आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, ऊपर से पानी आ गया, पानी ने लोड कर दिया, तो और स्पीड से जो है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। क्या गाड़ी से मैं ये बात करूँ कि जो जिस वक्त से दबाव पड़ रहा है, पहले कहते थे कि लास्ट में मतलब आकाशीय बिजली नहीं गिरती थी, क्या आप ज़्यादा कुछ इसमें कुछ बदलाव है क्या? नहीं, देखो जो आकाशीय बिजली है वो तो संगमन के टाइम पे तो कहीं भी उसका तो ऐसा नहीं है, कभी ज़्यादा प्रकोप हो जाता, कभी 12-12 साल तक सूखा ही रहता था, तो उसको हम एकदम से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई उससे नहीं ले सकते। ये सतत प्रक्रिया है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, वो निरंतर चलती रहती है, ये सामान्य सी बात है। और जैसे इसी सेशन की आप बात करेंगे, इस सेशन में बारिश बहुत ज़्यादा हुई। 2013 में जो आपदा आई, 2013 का अगर उत्तराखंड का, ये केदार वैली का, जनपद रुद्रप्रयाग की आप अगर बारिश का देखें टोटल, जब 13-14 जून को जो फ्लड आया था, उसके बाद तो यहाँ बारिश बहुत कम हुई, एक बार में हो गई। वो क्यों हुई, वो सारी मानव जनित थी, ये क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो वो इस बार शुरू से ही अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, जून में यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश के कारण एब्जॉर्बेशन पानी का ज़्यादा होगा, सॉइल पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, स्लोपी लैंड है, वो नीचे खिसके गई। और अगर हमारे मानव के द्वारा वहाँ पर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ करी हुई हैं, पहले से थोड़ा तोड़ा गया है या सड़क काटी गई है, तो वो ऑलरेडी ढीला हो रखा है, तो वो फिर और स्पीड से आएगी। गार्गी जी, सवाल बहुत सारा छोटा सा सवाल है, अब छोटा है लेकिन बहुत बड़ा। लोग आज के देश में, पूरे देश में हम जो बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, बादल फटने की बात करते हैं, आकाशीय बिजली, लोग समझ नहीं पाते कि एक ही क्षेत्र में अगर मूसलाधार 5 मिनट या 10 मिनट एक ही तरह एक है, उसको लोग बादल फटना कहते हैं क्या? नहीं, बादल फटना भी वही हुआ, ज़्यादा बारिश, एक ही स्थान पे सारा पानी जो हमारे बादलों में जो पानी है वो एक ही जगह पे संघनित होकर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर गिर जाए उतना पानी, तो वो बादल फटने की घटना है। लेकिन बादल फटने की जो घटना होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं चलती,
जैसे लेकिन जो हमारे यहाँ की बारिश आ रही है 6-6 घंटे तक लगातार बारिश आ रही है, मोटी बारिश है, लेकिन लगातार बारिश आ रही है, तो उसको बादल फटने की एकदम संगनन है वो। बादल फटना, दूसरी चीज़ एक ही जगह पे एक निश्चित समय पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिससे अपर लेयर है वो बहुत जल्दी से उबाल जाती है, तो वो बादल फटना। ये थे हमारे साथ ऐड गांधी जी, तो जिस तरह से बता रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर हैं यहाँ विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मनुष्य को इसमें थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, और जिससे काम हो लेकिन लूजर न छोड़े जाए और उसको जल्दी उसकी भरपाई हो, तो काफ़ी हद तक उसमें रोक लग सकती है। मैं अरविंद नेगी और आपको बता रहा था, आपके साथ मैंने जो बात की, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, काम हो पूरा हो, लेकिन बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी कि जो छोड़ दी जाती हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उसको जल्दी पूर्ण करना चाहिए।